के युवाओं की अगर बात की जाए तो उनमें देखा जाता है देश की सुरक्षा के लिए काफ़ी जुनून उनमें देखने को मिलता है, और जो भी युवा है एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या प्रोसेस बताना चाहेंगे? एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए अलग अलग प्रोसेस हैं। या तो जैसे एज एन ऑफिसर डिफरेंट ब्रांचेस हैं, चाहे फ्लाइंग ब्रांच है या एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है, इंजीनियरिंग ब्रांच है, लॉजिस्टिक्स है, अकाउंट्स है, एजुकेशन है। तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग तरीके हैं। जो बेसिक जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए है, एक तो स्टैंडर्ड यूपीएससी वाला प्रोसीजर है, वो सीडीएस के थ्रू, करेक्शन फर्स्ट इज़ एनडीए के थ्रू आप आ सकते हैं, दैट इज़ आफ्टर क्लास 12th, and with the physics and maths is a must over there. And then is after graduation, that is जो CDS entry है, Combined Defence Services entry, उसमें भी अगर आपके पास 60% मार्क्स हैं या आप CDS का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करते हैं, तो आप UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके सब्सिक्वेंटली एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में आ सकते हैं। उसके अलावा एक FCAT एग्ज़ाम है, जिसमें अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में आना चाहते हैं तो आपके पास फिज़िक्स और मैथ्स के अंदर 12th में डेफिनेटली अबव 60% मार्क्स होना चाहिए, एंड ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स होना चाहिए। तो उससे भी आप फ्लाइंग में आ सकते हैं या FCAT का एग्ज़ाम दे के जो बाकी मैंने ब्रांचेस बताई उन ब्रांचेस में आ सकते हैं। प्लस एज अ एयर वॉरियर जो है तरीका, आफ्टर क्लास 12th एयर वॉरियर के अलग अलग सेंटर्स हैं पूरे देश में, वहाँ पे भी अप्लाई किया जा सकता है और एज अ एयर वॉरियर ज्वाइन की जा सकती है एयरफोर्स। सर, जिस तरह से जो भी बच्चा जो एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है उसकी ट्रेनिंग का? जो एज अ पायलट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो एनडीए के थ्रू आता है तो एनडीए की 3 साल की ट्रेनिंग करके वो एयरफोर्स एकेडमी में पहुँचते हैं, और जो सीडीएस के थ्रू या FCAT के थ्रू फ्लाइंग ब्रांच में आते हैं वो प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स होता है, जो आजकल वो भी एयरफोर्स एकेडमी में ही होता है। वो वहाँ पे 6 महीने की पहले वो प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, और उसके बाद जैसे मैंने बताया एनडीए वाले कैडेट भी पहुँच जाते हैं उधर, और ये जिन्हें हम डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं वो कैडेट इकट्ठे हो जाते हैं एयरफोर्स एकेडमी में, और 1 साल की रिगरस फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद जो कहते हैं विंग मिलता है कैडेट्स को, दैट इज़ कैपेबल ऑफ independently flying as an officer and as an pilot, so वो उसको मिलता है। एंड देन डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, फाइटर्स, हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट, वो उसमें जाता है। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगी जब इंडियन फोर्स आई थी तब की टेक्नोलॉजी में और अब की टेक्नोलॉजी में कितना डिफरेंस आया है? देखिए, अगर हम 1932 और अभी की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पहले तो मेनली ज़मीनी लड़ाई होती थी, या वर्ल्ड वॉर में भी टैंक्स के ऊपर मेन लड़ाई होती थी, और एयर पार का तो वर्ल्ड वॉर 2 में धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ रही थी। पर अभी तो एरियल फाइट तो है ही है, पर इसके साथ साथ फ्यूचर में तो स्पेस का भी जिक्र ज़रूर करना चाहिए हमको। तो ओवरऑल जो है एयरफोर्स या हमारी आर्म फोर्सेस हैं, सारी डायमेंशंस की तरफ देखती हैं और कोशिश करती हैं कि वो उसमें जिस चीज़ की स्पेशलाइज फील्ड है उसमें इम्प्रूवमेंट करें, और जिस वर्दी के लिए हम हैं उसकी तरफ पूरा हम कार्य कर सकें। आखिर में हम सभी देश प्रेमियों के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा सबको कहना कि जो बेसिक जो फ्लैग है, जो झंडा है हमारा, जो देश है, और हर फौजी वो एक्चुअली प्रण लेता है, प्रतिज्ञा करता है उस संविधान के प्रति और उस झंडे के प्रति कि उसके लिए वो अपने को आपको मर मिटने के लिए तैयार है, उस संविधान के लिए और झंडे के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए कि किस तरह से हमें क्रैक करना चाहिए एग्ज़ाम, और साथ ही साथ ये प्यारा सा मैसेज देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अजय सिंह पठानिया जी। तो काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया और अपने बारे में बताया कि एक जो एयरफोर्स का जो भी जितने भी व्यक्ति होते हैं सभी अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और हम में इन सभी देश की सुरक्षा के लिए जो तत्पर रहते हैं उन्हें शत शत नमन करते हैं।